आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं करेक्ट? ना 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 ना, योजना बोली है जी। अभी अगर मैं अभी 1000 रुपये की योजना मैंने पास करवा दी है, मैं हारूं या जीतूं 1000 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर किसी को भी नहीं बहुमत मिलता तो उस कंडीशन में क्या होगा कि राज्यपाल का शासन लग जाएगा, फिर योजनाएं गई खटाई में। तो मैं जनता से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप फ्री के लालच में मत रहो, अपने क्षेत्र के उस नेता को चुनो जो आपके लिए 24/7 खड़ा रहे। सर छोटी बात, जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, सारे काम सरकार के भी नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। आम आदमी को जागना भी पड़ेगा और जागने के बाद ही उनका काम बन पाएगा, अदरवाइज तो वो ऐसे झांसे में रहेंगे जैसे अब तक 10 साल से रहते आए हैं। छोटे शब्दों में शेषावत जी ने बहुत अच्छी बात करी। आप सबको जागने की ज़रूरत है, सोच समझ कर वोट दे, जहाँ भी दें। आपने फ्री देखना है, जुमला देखना है, क्या देखना है, देखना आपको है, वोट कहाँ देखना है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस। जेके शर्मा इस समय हमारे साथ में शेषावत जी थे, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि आपको इस समय क्या करना है, सोच समझ के आपको वोट देना है। सिर्फ सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी का आपकी भी पड़ती है कि आपने क्या करना है और किसको चुनना है। धन्यवाद। नमस्कार। इस समय हमारे साथ में एक्चुअली हम विपिन गार्डन में आए थे माहौल जानने के बारे में, क्योंकि आप सभी को मालूम है इस समय चुनाव का माहौल है। 5 तारीख की घोषणा हो चुकी है कि 5 तारीख को चुनाव होंगे। कई उन लोगों ने बताया कि हमें एक समाज सेवक है हमारे शेषावत जी से, उनसे ज़रा संपर्क कीजिए, वो ज़्यादा राजनीति के विशेषज्ञ हैं, समाज सेवा में अग्रसर हमेशा रहते हैं। अब बीजेपी के दावे, इधर से केजरीवाल के दावे, अब तो कांग्रेस के भी दावे आ गए हैं, लेकिन जानते हैं कि सच में माहौल है क्या। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अनिल कुमार शर्मा, न्यूज़ हेडलाइंस में आपका बहुत स्वागत है जी। मैं पीके पार्षद अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का दिल्ली का अध्यक्ष हूँ और मैं विपिन गार्डन में रहता हूँ और माहौल की जहाँ तक बात है, माहौल कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप जो मुझे पूछेंगे उसके बारे में आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो शेषावत मैं जानना चाहूँगा, आपको दिल्ली में कितना समय हो गया यहाँ पे? दिल्ली में मैं 1990 से 1990 से, और इससे पहले मैं पालम विधानसभा में रहता था और अभी मैं करीब लास्ट 5 ईयर से उत्तम नगर विधानसभा में रह रहा हूँ। और इसकी प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरा एक सवाल था कि इनको 90 से यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि ये माहौल जानते ही हैं। इससे पहले कौन सी सरकार थी? बीजेपी, कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी। तो सबसे महत्वपूर्ण मेरा क्वेश्चन यही है कि वो 90 से दिल्ली में रह रहे हैं। बात ये नहीं कि कभी द्वारका हो गया, कभी पुराने दिल्ली हो गया, या आज नवादा हो गया, या उत्तम नगर या विकासपुरी, मेन दिल्ली में क्या माहौल चेंज लग रहा है, ये जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे क्या चेंज लग रहा है, और कौन सी सरकार, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो आम आदमी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस, किसका माहौल लग रहा है और क्या चेंजेस लग रहा है 90 से लेकर अब तक की राय हम जानेंगे शाश्वत जी से, जो जन कल्याण के प्रतिनिधि हैं, हमेशा अग्रसर रहते हैं जन कल्याण के कार्य में। सर सबसे पहला तो माहौल ये है, माहौल आप बताएंगे कि 90 से लेकर अभी तक आपको दिल्ली में क्या चेंजेस लग रहा है? 1990 से लेके और 2025 तक जो दिल्ली में सरकारें रही हैं, इसमें कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, बीजेपी की मदन लाल खुराना के टाइम पे सरकार रही है, और अभी आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार चल रही है। ठीक है, आपने बीजेपी का भी नाम ले लिया, बीजेपी सरकार, आम आदमी पार्टी का नाम और कांग्रेस का भी नाम आपने ले लिया। क्या बदलाव लग रहा है तीनों में? कुछ बताइए। पहले सबसे पहले हम लेंगे भाजपा और कांग्रेस के बारे में, आप कुछ बताएं। कांग्रेस से बेटर जो प्रशासन था वो बीजेपी का था, और जो विकास कार्य हुए वो कांग्रेस के टाइम में, शीला दीक्षित जी के टाइम में काफ़ी अच्छे हुए थे, लेकिन उतना ही करप्शन भी हुआ था। काम भी हुए और करप्शन भी भरपूर हुआ, तो वो काम करप्शन के नीचे दब गए। हालांकि कांग्रेस ने काम अच्छे किए थे, लेकिन वो करप्शन ने काम इतने दबा दिए कि वो उजागर नहीं हो पाए। करेक्ट। और रही बीजेपी की बात, जो भाजपा सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, हिंदुत्व की बात करती है, भाजपा हिंदुत्व की बात करती है और हिंदुत्व के लिए वो काम भी करती है, क्योंकि भाजपा को जो समर्थन मिला हुआ है वो आरएसएस का मिला हुआ है, और आरएसएस जो है वो कट्टर हिंदुत्व एक तरह से संगठन है, और देश में नहीं विदेशों में भी वो काम करता है। और जब तक भाजपा के साथ आरएसएस है
तब तक भाजपा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सर बात फिर वही कहूँगा, जैसे कि आपने अभी मुझे यही कहा, एक हिंदुत्व की बात करी, तो कहीं ये धर्म के नाम पर तो नहीं कुछ? आज से पहले, केजरीवाल की सरकार से पहले, बीजेपी की सरकार से पहले, कांग्रेस के टाइम पे केवल भाईचारा रहता था, यानी हिंदू चारा बनता था और वो भाईजान चारे का मजा लेते थे। वो आज के टाइम में बीजेपी के साथ में राष्ट्रीय स्तर पे तो ऐसा नहीं है। क्या लगता है आपके माहौल के हिसाब से क्या लगना चाहिए? क्या धर्म की राजनीति होनी चाहिए? धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पर तो वोट मांगा जा रहा है। बिल्कुल, धर्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, और धर्म के नाम पे वोट पहले भी मांगा जाता था। जब भगवान ने धर्म के नाम पर, मूवी भी देखी होगी 3 इडियट, बिल्कुल देखिए, तो हम जैसे कौन होते हैं कि धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले? जब भगवान ने कोई फर्क नहीं रखा, तो जैसा कि आपने कहा कि धर्म की नाम की राजनीति हो रही है, तो कहाँ तक इसको आप सही मानते हैं? धर्म की राजनीति क्यों हो रही है, इसके पीछे कांग्रेस का एक बहुत बड़ा करैक्टर है। कांग्रेस ने कभी भी हिंदुत्व को साथ नहीं दिया, हिंदुत्व का साथ नहीं दिया। वो सिर्फ एक खास समुदाय के लिए काम करते रहे। आप ये देखो, ये सेकुलर वर्ड संविधान में कहाँ से जुड़ा, किसी को पता लगा? उस समय मीडिया भी इतना स्ट्रांग नहीं था, अखबार कोई महीने महीने में लोगों को गांव देहात में सुनने को मिलते थे। तो ये सेकुलर वर्ड क्यों जुड़ा? वक्फ बोर्ड क्यों बना? किसने मांगा था वक्फ बोर्ड सरकार से? किसी मुसलमान ने तो कोई डिमांड नहीं करी थी। तो हिंदुत्व की राजनीति का कारण सिर्फ यही है कि वक्फ बोर्ड बनाना, सेकुलर वर्ड को जोड़ना। और आज के टाइम में जो आरक्षण की राजनीति है, ये तो भाई भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि हम केवल 10 साल के लिए आरक्षण दे रहे हैं, जिससे कि पिछड़ा जो तबका है वो थोड़ा ऊपर आ जाए। लेकिन इस राजनेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी को, इन राजनेताओं ने उस आरक्षण को ऐसी पुड़िया बना लिया है कि इस आरक्षण की पुड़िया के बिना तो वो चुनाव जीत ही नहीं सकते। और आज ये जी का जंजाल बन गया। इसको ना ये ख़त्म कर सकते हैं, और ना ही इसको मिटा सकते हैं, और ना ही इसको बिल्कुल हटा सकते हैं। इसके लिए तो कोई नया ही संविधान संशोधन हो तो पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि संविधान में से कभी इस आरक्षण को ये लोग हटा पाएंगे। समाज कल्याण के शाश्वत जी ने बिल्कुल सीधी बात करी, बड़े शब्दों में, छोटी सी बात, कि बीजेपी हिंदुत्व की बात तब कर रहा है जब वक्फ बोर्ड हो गया, या सच में कोई कांग्रेस ने ये सिस्टम बनाया, तभी हिंदुत्व का उनको बढ़ावा दिया गया। बशर्ते अब हम करते हैं आम आदमी पार्टी की बात, वो तो धर्म की बात करती ही नहीं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप कहते हो आम आदमी पार्टी धर्म की बात नहीं करती। सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी ही धर्म की बात करती है। जब ये आंदोलन हुआ था, इसका बिरयानी वाला, कौन सा, कहाँ पर हुआ था, ये अपना मुसलमानों का आंदोलन हुआ था, करीब करीब 3 महीने चला था। उस आंदोलन को समर्थन किसने दिया? केजरीवाल जी ने दिया। वो आंदोलन ख़त्म होना तो 24 घंटे में हो सकता था, लेकिन आंदोलन बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। उसका रीज़न क्या रहा? कि आम आदमी पार्टी का सपोर्ट रहा। तो धर्म की राजनीति ये डायरेक्ट तो नहीं करते, लेकिन पर्दे के पीछे तो आम आदमी पार्टी भी धर्म की राजनीति खुल के करती है। मौलानाओं के जब सैलरी देने की बात हुई तो धर्म की राजनीति नहीं थी, वो क्या था? अब आप चुनाव आने के टाइम पे कह रहे हैं कि हम ग्रंथियों को भी सैलरी देंगे, पुजारियों को भी सैलरी देंगे। जब मौलानाओं को सैलरी दी थी तभी आप इनको भी दे देते, तो धर्म की राजनीति नहीं होती। लेकिन जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म की राजनीति आम आदमी पार्टी भी करती है, लेकिन वो पर्दे के पीछे से करती है। और एक आम आदमी जो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, उनका तो कहना ये है कि पीछे से ही वक्फ बोर्ड का जो भी ज़मीनी मामला है, उस बेस पे उनको पैसा दिया जाता है, नाम की सैलरी दी जाती है। वक्फ बोर्ड को सैलरी दी जाती है, किस लिए दी जाती है? उनको क्या ज़रूरत है? वक्फ बोर्ड क्यों बना? वक्फ बोर्ड, अगर वैसे तो केजरीवाल जी ने हर गलत मुद्दे को उठाया था, लेकिन वक्फ बोर्ड कहाँ सही था उसके बारे में तो कभी केजरीवाल जी ने बात नहीं की थी। नहीं, अब मुद्दा उठाया हुआ है कि वक्फ बोर्ड खत्म होगा, जड़ से खत्म होगा। जड़ से वक्फ बोर्ड केजरीवाल जी तो खत्म कर ही नहीं सकते, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। केंद्र से मिलकर भी ये बात, केंद्र से तो वैसे इनका अचार का आंकड़ा रहता है, वैसे नहीं मिल पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, सनातन बोर्ड अगर गठन हो जाएगा तो ये जरूर है कि दोनों बोर्ड को जब इक्वल बराबरी मिलेगी तो ये कहीं तक खत्म होगा या नहीं होगा, लेकिन इसका इतना प्रभाव नहीं होगा। आज तुम्हारे घर पे आके उंगली रख दी कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अभी आपने देखा महाकुंभ का वो चल रहा है दौर, और 2025 का बहुत बड़ा कुंभ मेला लग रहा है जो 12 साल बाद लगता है, वहाँ पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया तो हमारी ज़मीन पर मेला लग रहा है। तो ये वक्फ बोर्ड क्यों बनाया, ये सबसे बड़ी कांग्रेस की भूल थी, और आज कांग्रेस को उस भूल का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। और केजरीवाल जी कहते हैं हम वक्फ बोर्ड ख़त्म कर देंगे, उनके हाथ में ये कोई पावर नहीं है और ना वो कर सकते हैं। हम बात करते हैं आप 2025 के चुनावों की। क्या लगता है, अब हम बीजेपी के दावों के बारे में बता दिया, कांग्रेस के बारे में बता दिया, अब खुलकर बात करते हैं अब जो चुनाव आने वाले हैं, योजनाएं कांग्रेस दबा कर ला रही है,
आम आदमी की योजनाओं पे तो शायद वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है कि इनकी योजनाओं का तो कोई शायद दावा ही नहीं कर सकता आम आदमी पार्टी की। अब इनकी कटाक्ष करने के लिए अब मैनिफेस्टो जल्दी ही बीजेपी सरकार भी लाएगी। क्या लगता है, योजनाओं से क्या दिल्ली में कोई असर पड़ेगा? देखो, केजरीवाल जी ने जो योजना चलाई थी दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस सेवा, ये योजना बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन्होंने साथ में बिजली फ्री देने का वादा किया था, 200 यूनिट और उससे ज़्यादा। और 200 यूनिट भाई साहब सिर्फ झुग्गी झोंपड़ियों में एक दो बल्ब जलाने वालों की लोगों की होती है। हमारे आपके जैसे घरों में, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के घर में भी 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली हो जाती है, और 201 यूनिट भी हुई तो उसका पूरा बिल आपको देना है। सर, ना मानने से तो अच्छा है गरीब आदमी जो झुग्गी झोपड़े की जैसे आपने बात करी, अगर उसके 200 रुपये भी अगर बच रहे हों तो वो भी गनीमत है। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनको बिजली फ्री देनी थी तो उन लोगों को दो जिनको बहुत ज़रूरत है। अगर इनको पानी फ्री देना है तो उन लोगों को दो जिनको बहुत ज़रूरत है। लेकिन पानी फ्री देने के नाम पे आप गंदा गटर वाला पानी, मैं आपको अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि ये कौन से जगह, कौन से नाले की फ़ोटो आप लेके आए हो। मेरे मोबाइल में वो फ़ोटो हैं जो मेरे घर में पानी सप्लाई होता है। तो इतना गंदा पानी, उसको पीने से बढ़िया तो आदमी डॉक्टर को ही पैसे देगा ना, उसको पिएगा तो बेटर देने का वो फ्री पानी ना दो, साफ़ पानी दो। मैं करूँ पूरे 24 घंटे में तुम आधे घंटा पानी दो, लेकिन नीट एंड क्लीन वाटर दो। एक हिसाब से एक मुद्दा तो ये भी है ना, जब पॉपुलेशन 1990 की बताएं और पॉपुलेशन अगर आज की करें तो सीवर का पाइप जो उस टाइम का हो और आज का हो तो समय तो लगेगा हर कार्य में। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए फ्री नहीं देना चाहिए। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री कहाँ से दोगे? उस पैसे को आप टैक्स पेयर के पैसे को उस जगह लगाओ ना जहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत है। आप सीवर लाइन बढ़ाओ, पानी की लाइन बढ़ाओ, पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ाओ, बिजली की अवेलेबिलिटी बढ़ाओ। फ्री देने की क्या ज़रूरत है? आप अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है तो आप उसको सस्ता करो लोगों को, लेकिन फैसिलिटी प्रोवाइड करो। ये फ्री दे के लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, लोगों को क्या बोलते हैं, कामचोर मत बनाइए आप। ये लोगों को कामचोर बनाने के चक्कर में ये बहुत बड़ी बात करी कि फ्री का लाभ जो देकर आदमियों को बिठा दिया जाता है कि मुझे महिला भी कहीं पैसा मिल रहा है, आदमी भी कहीं मेरा पैसा बच रहा है, फ्री में हम कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस फ्री के मामले में किसी न किसी को बेनिफिट भी मिलता है, जो आज तक आम आदमी पार्टी योजनाएं लेकर आ रही हैं, आज तक वो भाजपा या कांग्रेस योजनाएं अब क्यों ला रही हैं? देखिए, ये एक कंपटीशन का दौर है। मैं कह रहा हूँ चाहे बीजेपी घोषणा करे, कांग्रेस करे, आम आदमी पार्टी करे, अब वो मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा ये है कि लोगों को फैसिलिटी चाहिए। अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो आप उस सरप्लस मनी को सस्ता करके फैसिलिटी दो, स्कूल में एजुकेशन अच्छी दो, मेडिसिन फ्री करो। मेरा मानना ये है कि अगर आप फ्री दे सकते हो ना, चाहे वो कोई भी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, अगर आप फ्री दे सकते हो तो 3 चीज़ फ्री कर दो। एक जस्टिस, एक एजुकेशन और एक हेल्थ, यानी कि डॉक्टरी। अगर आप ये 3 चीज़, मेडिकल और एजुकेशन, हेल्थ, अगर आप फ्री कर देंगे तो मैं समझता हूँ किसी भी चीज़ को फ्री देने की जरूरत नहीं है। तो केजरीवाल ने तो कर रखा है। अच्छा जस्टिस, केजरीवाल ने तो इस बारे में कर रखा है, चिकित्सालय कहीं भी जाए सरकारी, और अब तो संजीवनी योजना भी कर रखी है। शर्मा जी, आप एक बार सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देखो, अगर आप वहाँ लाइन में खड़े खड़े ना गिर जाओ तो बात करना। इतना उस फैसिलिटी का फ़ायदा ही नहीं है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, आपके पास सरप्लस पैसा है, फैसिलिटी बढ़ाओ। फ्री में देने को आप लाइन लगाने का क्या फ़ायदा है? जब आप पर्ची बनाने जाओगे जब तक डॉक्टर उठ जाएगा, जब डॉक्टर के पास जाओगे तो अगले दिन नंबर आएगा, फिर डेट लगाने की पर्ची में लग जाओ, उसी चक्कर में घूमते रहोगे। फ्री देने की बजाय कोई भी सरकार आए, फैसिलिटी प्रोवाइड करे, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ज़्यादातर आज भी अगर हम गली मोहल्ले या हमने मोहल्लों क्लिनिक का भी सर्वे किया है तो तब भी जहाँ 200-400 लगते हैं लेडीज़ के, क्योंकि सर्दी का मौसम है ही, तो हर किसी न किसी को कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रहती है। तो आज मोहल्ले क्लिनिक में जाते हैं तो आज भी मेरा सर्वे हुआ है तो वहाँ पे भी महिलाएं और या जेंट्स या बुजुर्ग खुश नज़र आ रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरे घर के पीछे ही मोहल्ला क्लिनिक है, और अभी 2 दिन पहले ही मेरी वाइफ वहाँ पर गई थी मोहल्ला क्लिनिक में, तो उन्होंने 36 तो टेस्ट लिख दिए, और टेस्ट उनके पास कोई भी फ्री नहीं है। और दवाई आपके पास क्या है? पैरासीटामोल है, ये ट्रम जट्रम, जो सस्ती दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ ज़रूरी दवाइयाँ वो लिखते ही नहीं है, और लिखेंगे तो उनके पास है नहीं। तो आप बताओ उस मोहल्ला क्लिनिक का क्या फ़ायदा? कहीं ना कहीं ये मुद्दा है। और ये बताइए, अब क्या लगता है माहौल, अब जैसे कि आपने मुद्दा बताया फ्री योजनाओं का, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, क्या लगता है आपको? देखो, फ्री के बातें तो सभी करेंगे, ये जनता को सोचना है कि हमें फ्री लेना है या हमें फैसिलिटी लेनी है। फ्री के चक्कर में आप फैसिलिटी नहीं ले पाओगे, और अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो ऐसी सरकार चुनो, सोच समझ के वोट करो, जो आपके सुख दुख में काम आए। लेकिन अब तो आपने जैसे कह दिया फ्री के चक्कर में ना पड़ो, तो अब तो भाजपा ने भी फ्री की योजना स्टार्ट करने वाली है।
जैसे कि आपने न्यूज़ चैनल चेक कीजिए, अगर केजरीवाल 200 यूनिट फ्री दे रहा है तो भाजपा सरकार ने 300 यूनिट फ्री कर दी। अगर आपने महिला को 2100 दे रहा है तो हरियाणा में भी भाजपा सरकार ने 2100 की योजना दे रखी थी इससे पहले, और दोबारा भी आज लाडली योजना उन्होंने स्टार्ट करवा दी है। बहनों को हम हर महीने का भत्ता देंगे। अब रही बस की बात है, ये भी बस से कहते हैं हम एडिशनल बसें और भी देंगे जिससे महिलाएं और जाएंगी। यही रही कांग्रेस की बात। उन्होंने जहां 2100 की योजना ये कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, भाजपा पार्टी, अब कांग्रेस ने 2500 की योजना आज ही स्टार्ट कर दी है। इसके बारे में तो फ्री तो हर जगह है, काम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। काम के मुद्दे में आप क्या कहते हैं? अभी आपने कल ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि आप सैलरी नहीं दे पा रहे हो जजों को, आप पेंशन नहीं दे पा रहे हो बुजुर्गों को, आप बुजुर्ग महिलाओं को पैसा नहीं दे पा रहे हो, ये फ्री योजनाओं का क्या फ़ायदा है? अभी आप कह रहे हो कि 300 यूनिट बीजेपी ने अनाउंस किया है कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। जब बिजली ही नहीं होगी तो आप फ्री कहाँ से दोगे? तो आप बिजली की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ ना। आप बसें फ्री दोगे, आप बसों का रेंट सस्ता कर दो, बसों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, बसों की सर्विस बढ़ाओ, वो ज़्यादा बेटर है। अब आप फ्री के चक्कर में कर दोगे, सब कुछ फ्री करोगे, लेकिन लाओ पैसा कहाँ से लाओगे? टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करने का हक इन पार्टियों को किसने दिया है? दिल्ली तो हर प्रकार से कहती है मैं किसी पर घाटे में हूँ ही नहीं। दिल्ली की सरकार का अगर बजट आप लास्ट 3 बार के टाइम से देखो तो इस बार 0.03 रह गया है। ठीक है, सरप्लस बजट बता रहा, 0.03 रह गया, जबकि जब ये सरकार में आए थे तब 0.13 था। और आजकल मुद्दा आपने देखा होगा, शीश महल और राजमहल का मुद्दा एक नया बन गया है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? जो शीश महल और राजमहल की बात है, ये सरकार का पैसा है, सरकार ने अपने लिए लगाया है। देखो, देश विदेश से लोग आते हैं, चाहे वो राजमहल हो या शीश महल हो, वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, वो किसी भी सरकार को बनाना चाहिए, लेकिन आप टैक्स पेयर के पैसे को गलत यूज़ मत करो। अगर आपके शीश महल में एक सोफे के 5 लाख के सोफे से काम चल सकता है तो उसमें 25 लाख का सोफा लगाने की ज़रूरत नहीं। तो सरेआम केजरीवाल ने कहा ना कि कब से मोदी सरकार कह रही थी मेरे पास सोने का टॉयलेट है, 5 लाख के पर्दे हैं, मेरे पास ये है, तो उसने सरेआम मीडिया को भी आमंत्रित कर दिया, आइए जरा देखे। लेकिन इसके बावजूद इसके विपक्ष मुझे अपना राजमहल भी दिखाए। अब मेरी बात सुनो, जब ये मीडिया में इन्होंने बोला, मीडिया को बुलाने के लिए कहा है कि आप हमारा भी देखो और मोदी जी का घर भी देखो, लेकिन तब तक आचार संहिता लग चुकी थी। उससे पहले क्यों नहीं बोला? यही तो राजनीति है, इसको आम आदमी समझ ही नहीं पाता। आप तो समझदार हो, आप तो ऐसा क्वेश्चन कम से कम मत करो। ये तो पॉलिटिक्स है। अगर इनको दिखाना ही था तो इतने दिन से आतिश जी को उन्होंने बना दिया 1 महीने पहले मुख्यमंत्री, तब से खाली पड़ा है ना वो, तो क्यों नहीं मीडिया को बुलाया? इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। अब जो भाजपा इधर उधर की टिप्पणी कर रही है, अभद्र अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रही है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, अपशब्द भाषा का प्रयोग किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। मैं एक ब्राह्मण संगठन का प्रेसिडेंट होने के नाते यही कहूँगा कि अपशब्द किसी महिला के लिए, किसी बुजुर्ग के लिए, किसी बच्चे के लिए या किसी भी गरीब अमीर के लिए अपशब्द क्या यूज़ करना किसी भी पार्टी के लिए शोभा नहीं देता। और सभी एजुकेटेड आज के टाइम में लीडर हैं, मेरे ख्याल से अनपढ़ तो कोई भी नहीं है। तो इस तरह की भाषा का यूज़ करना बिल्कुल गलत है और मैं इसका 100% खंडन करता हूँ। किसी को भी ये भाषा यूज़ नहीं करना चाहिए। क्या फ़र्क लगता है इस बार बदूड़ी जी ने जो अपशब्द कहे? नंबर 2 पे परवेश वर्मा जी ने सरेआम 1100 रुपये बांटे, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, जब हमारे देश की अदालतें कहती हैं कि भाई इस रिश्वत लेने वाले को तुरंत पकड़ के हमें बताओ, हम उसको सजा देंगे। अब ये पार्टियां तो सरेआम रिश्वत दे रही हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की अब आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? मैं ये बात कहूँगा। दूसरी बात, 2100 रुपये देना या 2500 रुपये देना या 3000 रुपये महीना देना, एक योजना है, ये भी एक रिश्वत है, योजना नहीं है। मैं आपके हिसाब से बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वो योजना है, वो खारिज भी करने की बात चल रही है और देने की बात भी चल रही है, वो इस पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया। लेकिन सरेआम जब मैंने अभी आपको अपना फोटो लगाकर आपको कह दिया ये लो 1100 रुपये, इसके बारे में सरेआम मैं आज ही आपको 1100 दे रहा हूँ हर महिलाओं को। मेन मुद्दा तो आज का है ना। मैं अपनी बात से, ठीक है जी, मेरा वो केजरीवाल का कहना है कि मैंने 1000 रुपये की योजना को पास करवा दिया, अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं 2100 रुपये दूंगा। आज कांग्रेस ने सरेआम घोषणा कर दी, अगर मैं जीत जाती हूं तो मैं 2500 दूंगी जी। उधर से भाजपा ने भी यही कह दिया, यही कहा ना कि मैं आज लाडली योजना को भी शुरू कर दूंगी, जैसे लाडली योजना की महिलाओं के लिए शुरू कर दूंगी। ये तो हो गई योजनाओं की बात। इस पर न्यायालय हाँ करता है या ना करता है, ये उसकी टिप्पणी। लेकिन सरेआम जैसे अगर कोई भी गलत काम आम आदमी पार्टी या कांग्रेस सरकार करती तो उस पर ईडी सीबीआई की अभी तक रेड पड़ चुकी होती, तो क्यों नहीं अभी तक प्रवेश वर्मा पे ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो सरेआम 1100 बांटे जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं।
इसके बारे में किसी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट करी? क्या कोई FIR लिखाई प्रवेश वर्मा के खिलाफ? क्यों नहीं? केजरीवाल ने लिखवा रखी तो उस पर कार्रवाई होगी। आज नहीं होगी तो कल होगी। शरेआम बैठे हैं। और बिल्कुल, अगर पैसा उन्होंने बांटा है, सुनो मेरी बात सुनो, पैसा बांटा है, क्यों बांटा है, किस लिए बांटा है? भाई केजरीवाल जी ने बोला 1000 रुपये महीना मैंने आपके अकाउंट में डाल दिया और मेरी सरकार बनते 2100 रुपये महीने दूंगा। उसी के अगेंस्ट प्रवेश वर्मा ने 1100 रुपये महिलाओं को बांटा। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं करेक्ट? ना 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 ना, योजना बोली है जी। अभी अगर मैं अभी 1000 रुपये की योजना मैंने पास करवा दी है, मैं हारूं या जीतूं 1000 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे। पेपर भी दिखाया है। अगर जीत गया तो 2100 आएंगे, वरना 1000 पक्के हैं। कोई योजना उन्होंने केंद्र से पास करवा ली। ठीक है। नंबर 2, अगर मैं शरेआम अभी 1100 दूं तो महीने की 1100 नहीं है, इनके महीने के, आम आदमी पार्टी के महीने के हिसाब से 1100 है। जैसे कांग्रेस पार्टी ने महीने के हिसाब से 2500 कर दी है। वो तो जनता को तय करना है वो किसको चुनाव देती। एक बात बताओ, अगर इन तीनों पार्टियों में से किसी को भी बहुमत नहीं मिला, फिर ये 2500, 2100, 3000 का क्या होगा? नहीं, कोई ना कोई तो जीतेगा। जैसे फ्री की योजना के बारे में अभी शेषावत जी आपने शरेआम कहा कि फ्री की योजनाओं में ना पड़ो, फिर तो एक नई पार्टी खड़ी होनी चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर ये तीनों पार्टियों को बहुमत नहीं मिलता, जो फ्री तो तीनों ही दे रहे हैं ना, तीनों, और तीनों जगह वोट बटेगा। अगर मैं 1% ये मान के चलता हूँ कि अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो फिर ये योजना क्या? कोई ना कोई तो सीटें तो बराबर हो या ना हो। सर 8500 रुपये खटाखट का भी योजना था ना, वो नहीं हुआ। हाँ। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी को भी नहीं बहुमत मिलता तो उस कंडीशन में क्या होगा कि राज्यपाल का शासन लग जाएगा, फिर योजनाएं गई खटाई में। तो मैं जनता से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप फ्री के लालच में मत रहो, अपने क्षेत्र के उस नेता को चुनो जो आपके लिए 24/7 खड़ा रहे। सर छोटी बात, जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। सारे काम सरकार के भी नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। आम आदमी को जागना भी पड़ेगा और जागने के बाद ही उनका काम बन पाएगा। अदरवाइज तो वो ऐसे झांसे में रहेंगे जैसे अब तक 10 साल से रहते आए हैं। छोटे शब्दों में शेषावत जी ने बहुत अच्छी बात करी। आप सबको जागने की ज़रूरत है, सोच समझ कर वोट दें। जहाँ भी दें, आपने फ्री देखना है, जुमला देखना है, क्या देखना है, देखना आपको है। वोट कहाँ देखना है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस। जेके शर्मा इस समय हमारे साथ में शेषावत जी थे। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि आपको इस समय क्या करना है। सोच समझ के आपको वोट देना है। सिर्फ सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी आपकी भी पड़ती है कि आपने क्या करना है और किसको चुनना है। धन्यवाद।